Okay. Uh, now last time I am asking, is it properly audible and visible? Slides are visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, okay. Now I'm starting. ठीक है, so today we will study a subject that is business law. ठीक है, so that is a quite lengthy subject, and we will start this with the first unit, that is Indian Contract Act. ठीक है, so before starting the Indian Contract Act, let us study the few basics like what is law. So a law is a set of rules which are derived by the state to regulate the conduct of its people, recognized by the state and enforced by it on the people. That is termed as a law. So law क्या होता है? एक set of rules होता है. इसको कौन बनाता है? दिस इज मेड बाय स्टेट. यार स्टेट मतलब राज्य नहीं है. यहाँ स्टेट का मतलब है कि गवर्नमेंट. इट आइदर इट मे बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट और आइदर इट मे बी अ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सो यहाँ स्टेट मतलब क्या है? आपका गवर्नमेंट है. ठीक है, सो लॉ क्या होता है? लॉ सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको कौन बनाता है? मेड बाय गवर्नमेंट, सो दैट क्या कर सके वो? पीपल के कंडक्ट को रेगुलेट कर सके. ठीक है, एंड एनफोर्स कर सके पीपल को कि वो इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना कंडक्ट फॉलो करे. आइदर इट मे बी अ बिजनेस, आइदर इट मे बी रिलेटेड टू द इंटरनल रिलेशंस. ठीक है, सो ये होता है आपका लॉ, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉ. नेक्स्ट, सो बिजनेस लॉ क्या होता है जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं? तो बिजनेस लॉ रिप्रेजेंट्स ऑल दोज लीगल रूल्स विच आर कनेक्टेड विद ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ठीक है, क्या होता है बिजनेस लॉ में? हमारे जो भी ट्रेड हम करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, कॉमर्स करते हैं. ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है, उससे रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो हमारे बिजनेस लॉ में आते हैं. ठीक है, सो द बेसिक नेचर क्या होता है आपके बिजनेस लॉ का? बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस लॉ इज दैट, और एनी काइंड ऑफ अ लॉ इज दैट, इट इज अ चेंजिंग और वी कैन से एवर इवॉल्विंग. स्टैटिक नहीं होता है, बिकॉज इन द ओल्डर टाइम्स आपका क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है जो हमारा 1872 का था, बट एट प्रेजेंट वो बहुत इवॉल्व हो गया. उसमें बहुत सारी न्यू चीजें आ गई हैं. जैसे एट प्रेजेंट नए आपके एक्ट्स चल रहे हैं, आईटी एक्ट्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स चल रहे हैं. ठीक है, आपके वेज कोड है, लेबर कोड है, उसमें अमेंडमेंट्स चल रहे हैं. तो क्या होता है? नेचर ऑफ लॉ इज दैट इट इज चेंजिंग और वी कैन से एवर इवॉल्विंग. स्टैटिक कभी नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लॉ. Next is the your characteristics of law. So characteristics that ये क्या होता है? अ बॉडी ऑफ रूल होता है. ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा उसी को ही पॉइंट वाइज समराइज किया गया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज अ बॉडी ऑफ रूल. इट इज फॉर द गाइडेंस एंड कंडक्ट ऑफ द पीपल, and it is imposed by the state and it is enforced by the executive. So here executive means the person like जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं? एनफोर्स करते हैं टू द पीपल. ठीक है, अब गवर्नमेंट खुद तो आके एनफोर्स नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? उसके लिए कुछ एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करेगा. ठीक है, सो दे विल एनफोर्स दिस लॉज टू द पीपल. नेक्स्ट इज दैट इट इज द कंटेंट्स विच आर नॉट स्टैटिक. ठीक है, मैंने ईयरली एक्सप्लेन किया वैसे ही. Now, next है that is it will develop the social order and compel the social members to remain in a order. क्या करता है कि डेवलप करता है सोशल ऑर्डर. देखो बिजनेस पहले क्या होता था? हैफेजार्ड तरीके से हो सकता है ना, बट उसको प्रॉपरली सोशल तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस लॉज को फॉलो करते हैं. सो ये क्या करता है? डेवलप करता है सोशल ऑर्डर. ठीक है, जैसे आप कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके बदले आप पे करते हैं ना, सो दैट इज द काइंड ऑफ सोशल ऑर्डर. नेक्स्ट इज इट विल सर्व एज अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्पसेस. नेक्स्ट इट इज दैट इट इज अ लॉ एंड मोरालिटी. मॉरल भी है, बिकॉज आप किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप उसके बदले में यू हैव टू पे फॉर दैट ना. सो दैट इज मोरालिटी. नाउ द नेक्स्ट इज now finally we will start our unit, that is Indian Contract Act 1872. So the laws of contract is contained in the Indian Contract Act of 1872, and this act deal with two things. First one is your general principles. ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिफाइंड फ्रॉम सेक्शन 1 to section 75. जस्ट हाइलाइटर. ठीक है, so these are the general principles of law of contract which are defined from section 1 to 75, and second one is there's some special contracts. These are some special contracts which are defined from section 124 to 125. So special contracts covers like your indemnity, guarantee, pledge, agencies. Okay, so these are your special contracts. Now, the law of a contract is that branch of a law which determines the circumstances in which the promises made by the parties to the contract shall be legally binding to them. So, क्या बोलता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि जो भी दो पार्टीज होती हैं, लेट्स से देयर आर टू पार्टीज एक्स एंड
वाई। सो जो भी दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, या एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है, लीगली बाइंडिंग होता है टू बोथ द पार्टीज। Now next is, it is important to people engaged in trade, commerce and industry, as a bulk of a business transactions are based on the contract, because ऐसे randomly business नहीं कर सकते ना। Two suppose there are two persons X and Y, they are engaged in a business activity, so क्या randomly नहीं कर सकते, like कि X ने randomly 10 10 tons ऑफ राइस क्या क्या डिस्पैच कर दिया फॉर वाई, एंड वाई ने 1 ईयर हो गया उसका पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है। सो क्या कर तो ये क्या होता है, हैफेजार्ड हो जाएगा। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, इंगेज करने के लिए हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। Now few definitions before starting the Indian Contract Act. So first one is your proposal. So first one is your proposal or a offer. When a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of the other is termed as proposal. Means proposal या offer, let's say हम इसको इसमें समझते हैं। Let us suppose example के लिए there are two persons X and Y, ठीक है। So X क्या करता है, एक ऑफर या प्रपोजल बनाता है टू वाई दैट आई विल ऑफर यू 10 tons ऑफ राइस, ठीक है। क्या गया, एक्स ने ऑफर बनाया टू वाई, वाई के लिए क्या ऑफर बनाया है कि मैं आपको 10 टन ऑफ राइस दूंगा। सो वाई ने क्या बोला, इन रिटर्न दैट आई विल गिव यू सपोज 10 lakh rupees, ठीक है। सो एक्स ने जो ऑफर बनाया फॉर वाई, सो दैट इज नोन एज अ ऑफर या प्रपोजल, ठीक है। यही लिखा हुआ है इसमें, दैट कि एक पर्सन के पास विलिंगनेस है कि वो कुछ काम करना चाहता है, ठीक है, फॉर गिविंग सम समथिंग और सम प्रोडक्ट टू द अनदर, सो दैट इज योर प्रपोजल। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन इज योर एक्सेप्टेंस. So acceptance is what a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. नेक्स्ट इसमें देखते हैं, लाइक वाई ने क्या किया, ये ऑफर जो एक्स ने बनाया था फॉर 10 tons ऑफ राइस का, इसको वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड उसके बदले में क्या बोला, दैट की आई विल गिव यू 10 lakh rupees इन बिहाफ इन क्या कहते हैं 10 लाख 10 tons की राइस के बिहाफ में मैं आपको 10 lakh rupees पे करूंगा, ठीक है। सो दैट इज एक्सेप्टेंस। नाउ वाई ने क्या किया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को, ठीक है। सो दैट इज एक्सेप्टेंस। नाउ सो टोटल प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। हियर प्रपोजल सॉरी प्रॉमिस इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस मैम एक्सेप्टेंस। हाँ बोलो। मैम स्क्रीन बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। ऑन ऑफ हो रहा है, यस एक मैम। मिनट। हम्म, एक मिनट ना, सिस्टम हैंग हो गया थोड़ा सा, गिव मी 2-3 मिनट्स। ओ नो। अभिषेक दुबे जी, कैन यू हियर मी? ओ नो। नाउ स्लाइड्स विजिबल है?
नो मैम। नहीं हो रहा है? नो मैम। एक मिनट, No, सिस्टम ma'am. हैंग हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लेट मी चेक। ना वो अभी विजिबल हो रहा है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अभी तो ब्लिंक नहीं कर रहा। मैम कर रहा है। कर रहे हैं। मेरी तरफ से तो सही सर चल रहा है। एक बार आप लोग क्या करो, थोड़ा रिफ्रेश करके देखो, ओके। ठीक है? फिर मेरे को एक बार इन्फॉर्म करना कि कैसे चल रहा है। एक बार चेक करो। Ma'am, it's still flashing. ओ, तो क्या कर सकते हैं? अभी मेरी तरफ तो बिल्कुल ही सही चल रहा है। लाइक लास्ट टाइम जब मैम भी वो ले रही थी, हमारा जब इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था क्विज, तो भी ऐसा ब्लिंक कर रहा था क्या? यस मैम। हाँ, वो हम यहाँ भी कर रहा था, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा। मैम सो अभी भी कर रहा है। अभी भी कर रहा है। सो बेटा मैंने यस तो मैम। पूरा मतलब ये क्लोज करके फिर से स्टार्ट कर लिया, तो मेरा तो सही चल रहा है अभी इधर। Ma'am, and it's flashing a lot. लाइक ब्लिंक कर रहा है ना, आता यस जाता रहता मैम। है। यस मैम। Yes, ma'am. ये उस दिन भी ये इशू आ रहा था, क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा। और ये थोड़ा हैंग भी हो रहा है। एक मिनट में। ईशा, यस मैम। कैन यू हियर मी? कोई सुन रहा है? बताओ अभी स्लाइड विजिबल हो रही है कि अभी भी ब्लिंक कर रही है? मैम विजिबल है। मैम जब आप ये मैम विंडो विजिबल खोलते मैम। हो पूरा तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको फुल स्क्रीन करते हो तो फिर ब्लिंक करने लगता है। So, बेटा मैम आप विंडो में ही पढ़ा दीजिए, ऐसे ही पढ़ा दीजिए, नो इश्यूज। फुल स्क्रीन करने पे ब्लिंक कर रहा है, यस मैम। और ऐसे यस मैम। नॉर्मली फुल लाइक स्क्रीन जब मैम आप में ऐसे मैम। पढ़ा दो, हम जूम कर लेते हैं। हाँ वो तो ठीक है ना, बट हमको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, तो रिकॉर्डिंग में फिर वो बहुत छोटी सी स्क्रीन आएगी ना। यस मैम राइट। तो वो भी है ना फिर, दैट आप फिर बाद में लेक्चर देखोगे तो उसमें जो स्लाइड्स बहुत छोटी छोटी दिखेंगी, उसके फॉन्ट्स बहुत छोटे हो जाएंगे। मैम एक सो बार एक, फुल स्क्रीन करिए। हाँ मैं करती हूँ, एक मिनट। देखो। नो मैम अभी ब्लिंक भी होने लगी। ब्लिंक कर रहा है। अब नहीं कर रहा? हाँ अब नहीं कर रहा है। ओके चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। ठीक है, सो मैं ये फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, सो देखो, देर आर टू पर्सन्स, ठीक है, एक्स एंड वाई। मैम फिर करने लगा। फिर से ब्लिंक कर रहा। यस तो क्या बहुत मैं, ज्यादा। तो इसमें एग्जाम्पल्स के लिए कुछ तो राइट करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि। मैम ठीक है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। हम्म, आ,
ठीक है। सो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रपोजल ऑफर वाला जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। सो देयर आर टू पर्सन्स एक्स एंड वाई, ठीक है। सो एक्स ने क्या बनाया, एक ऑफर बनाया, ठीक है। सो एक्स हैज मेड एन ऑफर दैट आई विल गिव यू 10 टन्स ऑफ राइस, ठीक है, 10 टन्स ऑफ राइस। सो वाई ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है। सो फिर वाई ने क्या किया, एक्स को बोला दैट आई विल पे 10 लाख रुपीज ऑन डिलीवरी, ठीक है। सब जब 10 टन्स ऑफ राइस की डिलीवरी हो जाएगी तब वाई क्या करेगा, डिलीवर करेगा 10 लाख रुपीज टू एक्स। सो ये क्या क्या हुआ, प्रपोजल मैंने बता दिया क्या प्रपोजल हुआ, दैट एक्स ने ऑफर बनाया, सो दैट इज द प्रपोजल और ऑफर। एक्सेप्टेंस मीन्स वाई ने क्या किया, एक्सेप्ट किया ऑफर को, सो दैट इज एक्सेप्टेंस। नाउ द थर्ड वन दैट इज प्रॉमिस। सो दैट इज टोटल, दैट इज ये ऑफर, दिस ऑफर प्लस दिस एक्सेप्टेंस, ये टोटल मिला के क्या बनता है हमारा, प्रॉमिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन मीन्स होता है समथिंग इन रिटर्न, दैट सामने वाले ने आपको कुछ चीज कोई प्रोडक्ट ऑफर की है, तो इन कंसिडरेशन, इन उसके बदले में जो होता है ना, एक टर्म होता है, उसके बदले में आप मेरे को क्या देंगे, सो दैट इज योर कंसिडरेशन। सो यहाँ कंसिडरेशन क्या है, दैट इज 10 लाख रुपीज, दैट इज कंसिडरेशन, ठीक है। Now, the next is your agreement. So, every promise or a set of promise forming the consideration for each other is an agreement. So, यहाँ क्या है, या एक पूरा promise है, like X offer कर रहा है 10 tons of rice to Y, and Y क्या कर रहा है, उस offer को accept करने के बाद एक consideration दे रहा है to X that I will deliver you 10 lakh rupees on behalf of this product delivery, ठीक है। So, ये total क्या हो गया, total set हो गया हमारा agreement, sorry, this is total agreement. Now next is your contract. So an agreement which is enforceable by law is a contract. So contract क्या बोल सकते हैं, that हम mathematical term में क्या लिख सकते हैं, that contract is equal to agreement plus enforcement of law, ठीक है। सो अब देखो अभी क्या है, ये हमारा जस्ट ओरल एग्रीमेंट है, यहाँ पे कोई हमारा पेपर राइटिंग वर्क नहीं हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना स्टैम्प पेपर में लिखवा के लेके आओ एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम समझे। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, उन लोग एक पेपर फॉर्मेट में बना लेंगे और उसमें दोनों पर्सन एक्स एंड वाई साइन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो ये अभी क्या हो जाएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। Yes, ma'am. अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, बिकॉज दिस आर द बेसिक थिंग्स, ये नहीं समझोगे तो आगे की चीजें समझ नहीं आएंगे कि ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है। समझ में आया, या कुछ है किसी को डाउट, जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं पूछ लो अगर कोई डाउट है तो, बिकॉज बिकॉज इसके आगे की चीजें जो है इसी पे ही बेस्ड है। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना। उसे रिपीट करूं, ओके एक मिनट Yes, डिस्कार्ड करके फिर से बता देती हूँ मैं। ठीक है, देखो फिर से लास्ट टाइम जो भी है डाउट सारे क्लियर कर लो। टू पर्सन्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स क्या करता है, ऑफर देता है टू वाई को फॉर 10 टन्स ऑफ राइस, ठीक है। यहाँ पूरा लिखते नहीं बन रहा तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्या करता है, वाई उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो एक्सेप्ट करने के बाद वाई क्या करेगा, उसको कंसिडरेशन में देगा 10 लाख रुपीज, सो दैट इज कंसिडरेशन, ठीक है। सो ये आपका क्या होता है टोटल, अभी आप यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में देखें तो प्रॉमिस, प्रॉमिस पी फॉर प्रॉमिस ना, पी फॉर प्रॉमिस इज इक्वल टू योर ऑफर, ठीक है, प्लस एक्सेप्टेंस ए। So this is promise is equal to offer plus acceptance. This is offer and this is acceptance by Y. ठीक है। Now next is your contract, नहीं agreement. So what is agreement? Agreement is equal to agreement A, यहाँ नीचे लिखती हूँ, agreement A is equal to A is equal to promise plus consideration, ठीक है। सो व्हाट इज प्रॉमिस, प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, मींस ये जो 10 लाख रुपीज वाई डिलीवर कर रहा है, सो दिस इज योर कंसिडरेशन। नाउ द लास्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है।
सो दैट इज योर टोटल, आपका मैथमेटिकल टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनली क्या होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे चलें? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट है दैट एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। ठीक है, सो ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसको हम लोग एनफोर्सेबल नहीं कर सकते हैं थ्रू द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, या फिर जो भी सेट रूल्स बनाए हैं, तो वो क्या होता है, वॉइड होता है, मतलब उसकी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, now agreement, so all the agreements are a contract if they are made by the free consent of the parties competent to the contract for a lawful consideration with the lawful object and not hereby expressly declared void। मतलब क्या होता है कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एग्रीमेंट्स में जब एनफोर्सेबल बाय लॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। ये बताया था ना मैंने अभी आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट की एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं अगर हम उसको स्टैम्प पेपर में सबका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम लिखवा लें एंड उसके साथ साथ दोनों पार्टीज उसमें साइन करें, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा, इसके साथ कंडीशन है दैट इफ, कंडीशन देखो इफ क्या है, कंडीशन दैट दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब कि दोनों पार्टीज विलिंगली एग्री होना चाहिए दैट वी वांट टू एंटर विद दिस कॉन्ट्रैक्ट और विद दिस एग्रीमेंट, है ना। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोर्शन नहीं होना चाहिए, लाइक आप किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं करा सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है दैट इट इज मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स ऐसा नहीं कि आपको 10 टन्स ऑफ राइस डिलीवर कर रहा है तो उसके बदले में आप क्या करोगे, बोलोगे कि मैं 10 क्या कहते हैं 10 टन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, अफीम आपको डिलीवर कर देता हूँ। सो दैट अफीम क्या है, इट्स नॉट द ओपियम, अफीम जानते हैं ना आप लोग। सो दैट इज नॉट द लॉफुल ऑब्जेक्ट ना। सो यही बोल रहा है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए एंड ऑल्सो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि वो पहले से वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होने चाहिए। So that is the total meaning of this first statement. Now the second, that every यहाँ पे एक definition है which is given by Pollock, that every agreement and a promise enforceable by law is a contract. मैं ये पहले explain कर चुकी हूँ। And now the second one, that which is given by Salmon, an agreement creating and defining the obligation between the parties is known as a contract। ठीक है, सो जो भी एग्रीमेंट है, ठीक है, उसके साथ कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशंस हियर मींस जो भी एनफोर्सेबल है लॉ से या फिर जो भी रूल्स डिफाइन किए गए हैं, सो दैट इज योर ऑब्लिगेशन। सो एग्रीमेंट प्लस ऑब्लिगेशंस व्हिच आर डिफाइंड बाय द लॉ इज योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो यहाँ फिर से वही लिखा है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। सो दस ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो यहाँ क्या होगा, जो भी एग्रीमेंट है उसको हम एनफोर्सेबल करेंगे थ्रू द लॉ, सो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट ऑल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आर एग्रीमेंट। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट हो सकता है बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, now next is your classification of contract. So classification will be based on 3 criteria. So these are the basis of classification. First one is the formation or creation के basis में 2 होते हैं, that is express contract and implied contract. On the basis of execution or performance there are three contract, that is executed contract, executory contract, unilateral or partly executed or partly executory contract. Now next third basis of classification is enforceability or validity. On the basis of this there are 4 types of contract, no 5, the last one यहाँ पे थोड़ा सा now is it visible? First one is your valid contract, next is voidable contract, next is void contract, void agreement and unenforceable contract. Now so first basis of classification on the basis of formation, on the basis of formation or a creation. So first one is your express contract. So express contract is an agreement in which the terms are stated by the parties and the terms may be stated orally or in writing, but the contract as a whole must reflect the intention of the parties. ठीक है, सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि वो ओरल या फिर रिटन दोनों में से किसी भी मेथड में आप उसको प्रॉपरली स्टेट करेंगे टू द अदर पार्टीज। ठीक है, लाइक
लेट्स से इन एग्जांपल यहाँ पे एक सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लाइक देर आर टू पार्टीज, सपोज एक्स एंड वाई, सेम एग्जाम्पल है आपका, लाइक 10 टन्स ऑफ राइस एंड यहाँ पे 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, एक स्टैम्प पेपर में ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हुआ, राइटिंग फॉर्मेट में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दैट इज द एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट और अ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। मतलब क्या होता है, देखो लेट अस से एग्जांपल के लिए आप क्या करते हो, आपको कहीं ट्रेवल करना है। सो सपोज यू बोर्ड अ पब्लिक बस, ठीक है, आप बस में ट्रेवल करने के लिए बस में चढ़ते हैं, ठीक है। आप अपना डेस्टिनेशन बताते हैं, ठीक है। देन जो आपका बस कंडक्टर होता है आपको एक टिकट देता है। तो आप क्या करते हैं, उसको उसके बिहाफ में पैसे देते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, आपका एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आप बोर्ड कर रहे हैं जब बस में चढ़ रहे हैं पढ़ने, आपको ट्रेवल करना है एक पर्टिकुलर प्लेस में। सो दैट इज योर इम्प्लाइड। आप बस में चढ़ रहे हैं ट्रेवल करने के लिए, तो आप जहां पहुंचेंगे तो आपको एक सो वो सब जैसे आप बस में चढ़ते हैं कहीं ट्रेवल करने के लिए। सो आप क्या करते हो, जैसे ही आपको टिकट दिया जाता है, जैसे ही बस कंडक्टर आपको टिकट देता है, सो और उसके बिहाफ में आप क्या करते हैं, उसको पैसे देते हैं। सो ये क्या इम्प्लाइड है, आप बस में चढ़ोगे तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, है ना। सो दैट इज द मीनिंग दैट इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट एंड डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। When the proposal and acceptance of any promise is made otherwise than in words, then the promise is said to be implied, and such an implied promise lead to the implied contract, ठीक है। So ये implied जो promise होता है, ठीक है, so that is lead to the implied contract. Now, second basis of classification is your on the basis of execution, or we can say performance, ठीक है। performance भी है इसका basis of classification. So under this, the first is executed contract. When both the parties have performed their obligations, so it is known as executed contract, ठीक है। सपोज एक स्लाइड है क्या, हाँ स्लाइड है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 2 पर्सन है एक्स एंड वाई, सेम एग्जांपल, यहाँ पे 10 टन्स ऑफ राइस, ठीक है, एंड 10 टन्स ऑफ राइस एंड यहाँ पे है 10 लाख रुपीज, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, ठीक है। सो दैट इज एक्स ने 10 टन्स ऑफ राइस डिलीवर कर दिए हैं टू द वाई, एंड वाई हैज गिवन 10 लाख रुपीज टू एक्स। सो ये क्या है, टोटल दोनों ने अपना अपना काम खत्म कर लिया। सो दैट इज नोन एज योर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। बाय द टर्म से ही पता चल रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का जो भी ऑब्लिगेशंस था दोनों ने फुलफिल कर लिए हैं। नाउ द सेकंड वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, व्हेन बोथ द पार्टीज, व्हेन नाइदर ऑफ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, दैट इज बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी। सो यहाँ क्या बोल रहा है कि सपोज ये प्रॉमिस हो गया है, ठीक है, ये टोटल प्रॉमिस, ठीक है, ये टोटल प्रॉमिस बन गया है एक्स एंड वाई दोनों के बीच में, ठीक है। क्या किया, एक्स ने ऑफर कर दिया है 10 टन्स ऑफ राइस टू वाई, एंड वाई ने उसको एक्सेप्ट करके 10 लाख रुपीज ऑफर कर दिए हैं। मींस एक्सेप्ट करने के बाद ऑन बिहाफ कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन में 10 लाख रुपीज देने का वादा कर चुका है, दैट इज प्रॉमिस कर चुका है। बट दोनों ने अभी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, ठीक है, अभी स्टिल दे हैव टू परफॉर्म दिस प्रॉमिस। सो दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ द थर्ड basis of third classification, that is unilateral और partly executory। एक मिनट, हैंग, ओ नो, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. हाँ हाँ Yes, हाँ, स्लाइड स्लाइड हैंग yes, हो रही ma'am. थी, ठीक है, ओके 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 ओके।
Now the third one, that is unilateral और a partly executed और a partly executory contract. So term से ही पता चल रहा है partly executed और partly executory मतलब किसी एक पर्सन ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लिया है एंड अदर पर्सन हैज नॉट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन. यही लिखा है देखो, इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टी हैज स्टिल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, सपोज एक्स ने 10 टन्स ऑफ राइस डिलीवर कर दिए हैं टू द वाई, बट वाई ने क्या किया है, अभी 10 लाख रुपए नहीं दिए हैं एक्स को. तो ये क्या होगा, यूनिलेटरल होगा या पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. मतलब आधा काम हो गया, आधा काम बचा हुआ है. सो दिस इज द मीनिंग. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट इज योर next basis of classification is classification on the basis of enforceability or validity. ठीक है. So under this the first one is valid contract. ठीक है. So valid contract मतलब होता है कि जो भी हमारे बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे एप्लीकेबल हो रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है. यही लिखा है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. जो भी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में रीड करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स. सो अभी ये समझ लीजिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मींस ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नाउ सेकंड वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. So a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो था, ठीक है, काम करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशन ऐसा हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो दैट इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. लेट अस से एन एग्जांपल. सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. ठीक है. सेम हम एक ही एग्जाम्पल में समझेंगे तब हमको समझ में आएगा, बार बार एग्जाम्पल चेंज करने से कोई फायदा नहीं है. ठीक है. Ma'am, screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. एक मिनट. No, ma'am. विजिबल तो हो रहा. ओके, ये अपने आप ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. बहुत यहाँ प्रॉब्लम है मैम, आप नीचे कर लीजिए मेरे हिसाब से. अभी विजिबल है स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम. No, ma'am. ओहो बेटा, रिफ्रेश करके देखो एक बार. अपना यस मैम. बाहर देखो, कुछ लोगों को स्लाइड विजिबल हो रही है, कुछ लोगों को नहीं हो रही है. दिख रहा है मैम. तो एक बार आप क्या कीजिए, मीटिंग लीव करके बाहर जाइए एंड देन फिर आप लिंक से एंटर कीजिए, तो हो सकता है फिर से विजिबल हो. हाँ. क्योंकि मैंने तो यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए लगा दिया है. ठीक है. स्लाइड. ठीक है. सो हम पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी. लाइक 2 पर्सन्स है एक्स एंड वाई. ठीक है. ये 10 टन्स ऑफ राइस, ठीक है, और यहाँ पे 10 लाख रुपीस. ठीक है. इतना तो समझ में आ रहा है. तो देखो, एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट एक्स विल ऑफर 10 टन्स ऑफ राइस टू वाई एंड वाई विल गिव 10 लाख रुपीस एज अ कंसिडरेशन टू एक्स. अब अभी क्या है देखो, ऐसा सीजन है, सपोज लेटर सपोज कि अभी 10 टन्स ऑफ राइस वाई एक्स के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी वो क्या है, फार्म में लगा हुआ है. ठीक है. फार्म में लगा हुआ है. ठीक है. खेत में अभी आपके धान उगे हुए हैं. ठीक है. सो अभी उसके पास क्या है, एट प्रेजेंट नहीं है, बट ये प्रॉमिस या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ है, जैसे लाइक अक्टूबर या नवंबर मंथ के लिए हुआ है, जो अभी एग्जीक्यूट होना बचा हुआ है. बट क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ टाइम, सपोज कि उसके फार्म में आग लग जाती है, तो उसका क्या होगा, मोस्ट ऑफ द जो उसकी पैडी फील्ड्स हैं उसमें से पैडी जो है वो खराब हो गए, जल गए. तो अब क्या करेगा वो, 10 टन्स ऑफ राइस अभी एक्स को वाई को डिलीवर नहीं कर सकता एक्स, बिकॉज खेत में तो आग लग गया. तो क्या हुआ, पैडी जो है खराब हो गया, धान खराब हो गया. तो अभी एक्स जो है वाई को डिलीवर नहीं कर सकता 10 टन्स ऑफ राइस. तो ये क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा. बिकॉज अभी देखो, एक्स को कंपेल नहीं कर सकते कि आपने 10 टन्स ऑफ राइस डिलीवर नहीं हुआ, बिकॉज उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज की पैडी फील्ड्स में आग लग गया है ना. सो दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. समझा व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट?
Now, the third one, that is voidable contract. A contract is voidable when one of the parties to the contract have not exercised their free consent. So voidable contract मतलब होता है कि आप ऐसा कोई contract बना रहे हैं which is not exercised by free consent, मतलब आप किसी को डरा धमका के contract में entry करा रहे हैं, ठीक है। फ्री कंसेंट मतलब तो यही होता है ना कि आपका फ्री विल होना चाहिए, दैट यू वांट टू एंटर विद द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी भी टाइप का पनिशमेंट दिया जा रहा है, या फिर कोई फ्रॉड करके आपको कॉन्ट्रैक्ट में किया जा रहा है, सो दैट इज नोन एज voidable contract. Now, next is your void agreement. So an agreement which is not enforceable by law is said to be void agreement, or that is also known as a void ab initio. Void ab initio means वो void है from the initial, जब वो start हुआ तभी से वो void है, so that is known as void ab initio. So देखो ऐसा कोई agreement है that is initially start हो रहा है तभी से वो void है या enforceable नहीं किया जा सकता है according to the rule of business law or according to the Indian Contract Act of 1872. So that is known as void agreement. So इसका example देख लेते हैं. Suppose okay, so let us say an example like एक person है X जो minor है, ठीक है. So minor means the person who has लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज ना. माइनर समझते हैं ना आप लोग, लाइक कि एक एक्स ऐसा पर्सन है जो माइनर है, जो 18 ईयर्स ऑफ 18 ईयर से कम का एज है, ठीक है. अब क्या कर रहा है, एक अनदर पर्सन वाई है, वो उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है. सो एंड सो प्रोडक्ट में डिलीवर करूंगा तो आप सो एंड सो मनी मुझे क्या कहते हैं कंसिडरेशन में देंगे. सो देखो अब एक्स तो माइनर है, 18 ईयर से कम का एज है, मीन्स वो लीगली एग्रीमेंट या फिर लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है किसी वाई पर्सन के साथ, है ना. सो दैट मीन्स ये क्या है, ये एग्रीमेंट ही वॉइड है. अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, ये एग्रीमेंट है, बट स्टिल वो वॉइड है ना. बिकॉज आप माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं बना सकते या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. जब वो एग्रीमेंट ही नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, है ना. सो दिस इज द एग्जाम्पल. नाउ द लास्ट वन, दैट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. सो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि कुछ देयर आर सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट्स, लाइक राइटिंग में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड है, ठीक है. या जैसे कि आप क्या करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले स्टैम्प पेपर में आपका पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वो लिखते हैं, कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स वो लिखते हैं, एंड देन द लास्ट में आपके दो क्या कहते हैं विटनेस साइन करते हैं, एंड आप जो दो पर्सन इन्वॉल्व हो रहे थे उसमें वो साइन करते हैं, ठीक है. तो इसमें किसी भी टाइप का कोई भी क्या कहते हैं राइटिंग में डिफेक्ट्स है या फिर अंडर स्टैंपिंग में डिफेक्ट्स हैं, सो दैट इज नोन एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. नाउ ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है. नाउ द नेक्स्ट है हमारा प्रपोजल और अ ऑफर, ठीक है. सो प्रपोजल क्या होता है, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट other for the such act or absence tense he is said to make a proposal. A person making an offer is known as a offerer or a proposer or a promiser, and the person to whom it is made is known as a offeree or a proposee. When offer accepts when offeree accept the offer, he is called as an acceptor or a promisee, ठीक है. सो प्रपोजल अभी तो मैंने जो बताया ना, ऑफर वही प्रपोजल है, लाइक एक्स एंड वाई, ठीक है. सो यहाँ जो मैंने ऑफर लिखा था वही ऑफर को ही हम प्रपोजल भी बोलते हैं, ठीक है. पी फॉर प्रपोजल. सो एक्स जो होता है पर्सन जो क्या करता है, प्रॉमिस करता है, सो ही इज नोन एज अ प्रॉमिसर. देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ पर्सन मेकिंग एन ऑफर इज नोन एज अ ऑफरर बिकॉज वो ऑफर दे रहा है, एंड प्रपोजर बिकॉज वो प्रपोज कर रहा है कि मैं सो एंड सो एक्टिविटी करूंगा, और प्रॉमिसर बिकॉज ये जो है इनिशिएट करता है, सो दैट ही इज नोन एज अ प्रॉमिसर. एंड द पर्सन जो क्या करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, सो दैट पर्सन, दैट इज यह वाई जो है वो हो जाएगा ऑफरी और अ प्रपोजी, और प्रोमिसी भी बोलते हैं, ठीक है. प्रोमिसी या एक्सेप्टर. देखो टर्म्स याद रखना है, एक्स यहाँ पे एक्स जो है प्रोमिसर है, ठीक है, प्रपोजर है, ऑफरर है, तीनों का मतलब एक ही होता है, लाइक यहाँ एक्स पर्सन को डिनोट कर रहा है. एंड द वाई पर्सन है जो क्या करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, सो दैट इज वाई ही इज नोन एज एन एक्सेप्टर, प्रोमिसी एंड ऑल्सो ऑफरी और अ प्रपोजी, ठीक है.
Now next is essentials of proposal. So beyond expression of willingness there must be a something in the nature of request. देखो प्रपोजल मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को डरा धमका के जबरदस्ती में आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे. यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक विलिंगनेस होना चाहिए कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक रिक्वेस्ट होना चाहिए. देखो यहाँ लिखा है ना, देयर इज समथिंग इन द नेचर ऑफ रिक्वेस्ट. नेक्स्ट इज प्रपोजर कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स. वो क्या करेगा, डिक्टेट नहीं करेगा टर्म्स को. यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन बोथ द पार्टीज, बिटवीन द ऑफ योर प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. यहाँ पे किसी भी टाइप का डिक्टेट नहीं करना है कि लाइक मैं आपको यही दूंगा मतलब यही दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट, एन ऑफर मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट एंड कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग द लीगल रिलेशंस. ठीक है. सो जो भी आप ऑफर बना रहे हैं या ऑफर सामने वाले के लिए आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, एक लीगल रिलेशंस बनाना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए. एंड ऑफ नेक्स्ट इज योर ऑफर मस्ट बी डेफिनेट. मीन्स आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए कि मैं आपको 10 टन ऑफ राइस डिलीवर करूंगा, मतलब 10 टन ऑफ राइस डिलीवर करूंगा. अब इसमें आप 9, 8, 7 या फिर ये नहीं लिख सकते मैं आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ राइस डिलीवर करूंगा, ऐसा नहीं लिख सकते आप. उसमें यू हैव टू डिफाइन अ पर्टिकुलर अमाउंट लाइक 10 टन. सो 10 टन होना ही चाहिए उस टर्म्स में. नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी. देखो जो भी आपने ऑफर बनाया है दैट मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. देन ओनली ना ही विल एबल टू एनालाइज कि हाँ ये आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस है या मेरे लिए मैनेजेबल है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है. सो ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल. The communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ठीक है. सो कम एक्स एंड वाई है, यहाँ पे है आपका 10 टन्स ऑफ राइस का प्रपोजल. सब क्या होता है कि वाई के नॉलेज में ऑफर आ जाता है. सो दैट इज नोन एज द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल. ठीक है. जैसे एक्स ने ऑफर बनाया, वाई को प्रॉपरली कम्युनिकेट हुआ, सो दैट देन आफ्टर इट इज नोन एज दैट कम्युनिकेशन जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट का या प्रपोजल का वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है. Let us say an example. A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of proposal is complete when B receives the letter. ठीक है. समझ गया, कोई डिफिकल्ट वर्ड तो है नहीं. Now next is your acceptance. When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And a proposal when accepted becomes a promise. A person making a proposal is called promiser. And a person who is accepting the proposal becomes a promisee. And acceptance may be expressed or implied. ठीक है. So देखो यहाँ पे वाई जो पर्सन है, ठीक है, ये क्या करता है, ही विल एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और एक्सेप्ट द ऑफर. सो ये क्या हो जाएगा, प्रोमिसी हो जाएगा. ये दिस वन प्रोमिसी. एंड यहाँ प्रोमिसर कौन होगा, एक्स इज द प्रोमिसर एंड दिस वन इज प्रोमिसी. ठीक है. PEE मतलब प्रोमिसी, बिकॉज यहाँ पे पूरा लंबा लिखना पॉसिबल नहीं है. एंड PR मीन्स एक्स इज प्रोमिसर. ठीक है. नाउ एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्या हो सकता है, दो तरीके से हो सकते हैं. दैट एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, एक्सप्रेस्ड या फिर वो ओरली बोलेगा या फिर राइटिंग में देगा दैट आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर. और इम्प्लाइड होगा मीन्स दैट आप जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जो मैंने पहले बताया था, लाइक आप बस में बोर्ड करते हैं. ठीक है. सो आप क्या करोगे, बस में बोर्ड करोगे, आप पर्टिकुलर आपका डेस्टिनेशन बताओगे, उसके बाद यू हैव टू पे एंड सर्टेन अमाउंट. ठीक है. आपको ट्रेवल के लिए जो भी अमाउंट पे करना है आपको पे करना पड़ेगा. सो दैट इज योर इम्प्लाइड. Next is essentials of acceptance. So acceptance must be absolute and unqualified. It must be expressed in some usual and reasonable manner. ठीक है. आपको क्या है उसको एक्सप्रेस करना है यूजुअल मैनर में, लाइक आप ओरल बता सकते हो या रिटर्न में बता सकते हो. ठीक है. एंड मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशिएंट इन अ लॉ. लाइक आपने अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया लाइक कि हाँ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर मी, आई विल एक्सेप्ट दैट. बट सामने वाले को तो नहीं पता है ना, बिकॉज दैट इज अंडर योर हेड ना, आपके दिमाग में है. सो आपको वो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा. सो दैट इज दैट कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ सफिशिएंट इन लॉ. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. जैसे एक्स एंड वाई के बीच में एक्स जो है आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करके बता रहा है वाई को कि दिस आर द ऑफर्स. सो इन द सेम वे वाई को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक्स को दैट आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर एंड दिस मच कंसिडरेशन आई विल पे टू यू. ठीक है. टू एक्स.
ये। नाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, लाइक यहाँ पे वाई वो पर्सन है जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर को। नाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। आप सपोज एक्स ने आपको 1 दिसंबर को कोई ऑफर किया, आप आज कितना तारीख हो गया, आज टुडे इज ऑफ 26 दिसंबर, अब 26 दिसंबर तक भी आप उसको रिप्लाई नहीं देते हैं कि मैं आपको ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, सो ये क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉपर रिजनेबल टाइम होना चाहिए, लाइक विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स को रिप्लाई करना पड़ेगा कि दैट आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर। सो यही लिखा है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ reasonable time. Next is acceptance must be given before the offer lapse or it's revoked or withdrawn, ठीक है। सपोज ये ऑफर 1 दिसंबर को आया था और इसका एंड डेट था 15 दिसंबर, आप 15 दिसंबर तक रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स, जैसे ही आप उस प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। हो गया, ओके। जो ये नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट इज क्वाइट लेंथी टॉपिक। सो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जब क्लास होगी इसमें हम ये टॉपिक रीड करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, Okay, ma'am. नाउ अभी और को कोई डाउट है अभी तक जितना पढ़ा टॉपिक उसमें, बिकॉज दिस आर द बेसिक थिंग्स। आपको बेसिक ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, प्रपोजल क्या है, प्रॉमिस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, समझ नहीं आएगा तो आप आगे जो ये टर्म्स यूज होंगे फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है। मैम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बता दीजिए। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बताना है, देखो एग्रीमेंट मतलब होता है, एग्रीमेंट मतलब होता है कि आपको प्रॉपर ऑफर आया, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट किया और सामने वाले को रिप्लाई दिया कि आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, और ऑल्सो कंसिडरेशन बताया कि मैं इतना रुपीस आपको जो भी सामान आप वो सामने वाला डिलीवर कर रहा है आप उसके बदले में उसको देंगे। सो दैट इज योर एग्रीमेंट, ठीक है। बेसिक जैसे ना हम लोग दुकान में जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक भैया एक चॉकलेट दीजिए, ठीक है। सपोज आपने डेयरी मिल्क खरीदा तो उसने क्या किया, आपको डेयरी मिल्क दिया, ठीक है। आपने उसको क्या किया, सपोज आपने 10 रुपीज वाला डेयरी मिल्क खरीदा तो आपने उसको 10 रुपए पे किया। सो दिस इज योर सिंपल एग्रीमेंट। जो बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज होती है ना वो होती है आपकी एग्रीमेंट में आती है, ठीक है। नाउ सेकंड वन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। सो देखो आपका जो एग्रीमेंट था उसको हम किसी स्टैम्प पेपर में लिख के दोनों जो आपके प्रोमिसर एंड प्रोमिसी है दोनों का साइन करें अलोंग विद सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जो भी एग्रीमेंट के हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। समझा, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, हु हैज आस्क्ड। हेमंत। ओके, और कोई डाउट है।